हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 20 सेशन वास्तु चित्रण के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व। सो फ्रेंड्स, परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला है लाइनर पर्सपेक्टिव और दूसरा है एरियल पर्सपेक्टिव। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब पहचानेंगे कैसे लाइनर और एरियल पर्सपेक्टिव को। सपोज़ हमने एक कैनवस लिया, ये 2 कैनवस हो गए। एक में मैं लाइनर पर्सपेक्टिव के बारे में पहले डिस्क्राइब करूँगी। जैसे रेलवे क्रॉसिंग लाइन हो गया, इस तरह की लाइन के थ्रू जो ड्राइंग बनाई जाती है स्केचिंग से, उसे बोलते हैं लाइनर पर्सपेक्टिव। अब सेकंड हो गया एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव हम बेसिकली कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। पास की जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डार्क होंगे और जो दूर वाले होंगे ब्लूइश या लाइट इफेक्ट में कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करेंगे। तो देख लीजिए, लाइनर पर्सपेक्टिव ये वाला है और एरियल पर्सपेक्टिव ये। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। प्रचार की कीमत का आधार समय है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार का कीमत प्रसारण समय होता है। साथ ही कीमत का आधार प्रचार के आकार, गुणवत्ता, प्रिंट शैली, प्रसारण के स्थान आदि भी होती है। प्रसारण का स्थान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं का सही समूह है। दृश्य कलाओं का सही समूह कौन सा है? दृश्य कला बेसिकली क्या होता है? विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट को हम कैसे पहचानेंगे? जो हम अपने आइज़ के थ्रू देख रहे होते हैं, जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, उसे बोला जाता है दृश्य कला। तो आँखों से क्या क्या देख सकते हैं, देख लेते हैं। कविता देख नहीं सकते, सुन सकते, ये गलत हो जाएगा। चित्र, मूर्ति, वास्तु। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। देखिए डी भी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि कविता हम देख नहीं सकते, संगीत हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, इसलिए बी करेक्ट है। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है? बस्ट साइज बेसिकली बोला जाता है आवच्य प्रतिमा को। आवच्य प्रतिमा को बस्ट साइज। फॉर एग्जाम्पल कैनवस, लाइक बस साइज पोर्ट्रेट किसे कहते हैं? आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पे बस इतने बने हुए होते हैं, इतने वाले पोर्ट्रेट जो होते हैं इसे बस साइज बोलते हैं, आवच्य प्रतिमा। जब हम लोग कैनवस पे पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं उतना ही साइज बस साइज होता है एक्चुअल में स्कल्प्टर का। एचिंग क्या है? एचिंग अम्लांकन को कहते हैं। एचिंग एक ग्राफिक टेक्निक है। देखिए इंटैग्लियो, सबसे पहले थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी एचिंग के बारे में। सबसे पहले प्रिंट मेकिंग के 4 प्रोसेस हैं। पहला है रिलीफ, दूसरा है इंटैग्लियो, तीसरा है प्लानोग्राफी, उसे सैरीग्राफी भी कहते हैं। प्लानोग्राफी जिसे लिथोग्राफी भी कहते हैं, जिसे लिथोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वन है सैरीग्राफी, सिल्क स्क्रीन कहते हैं। रिलीफ में 2 पार्ट आ जाते हैं, एक तो आ जाएगा लिनो कट और दूसरा वुड कट। इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस होते हैं। 7 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो 7 प्रोसेस में हो गए प्लेट इंग्रेविंग, एचिंग जो स्क्रीन पर ये है, एचिंग, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। These 7 processes are intaglio parts. And the next one is planography. Planography included oleography and lithography. And the silk screen is the last one. तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 4 ही होते हैं या प्रिंट मेकिंग के प्रोसेस, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन है प्रिंट मेकिंग का। ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है। एचिंग नक्काशी उत्कीर्ण की कला है। उत्कीर्ण इंग्रेविंग की कला है। यह धातु जस्ते की चादर पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है।
ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है, अम्लांकन से। जस्ते की चादर का प्रयोग किस टेक्निक में होता है? जस्ते की चादर का यूज़ करते हैं एचिंग, अम्लांकन में। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं जिंक प्लेट पर। जिंक प्लेट पर नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ होता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ होता है। यह बहुत ही खतरनाक रसायन है। यही कारण है कि सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कांच व धातु के उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर सबसे अच्छा उभार होता है? पोत जो पेपर होता है, पेपर का टेक्सचर सबसे अच्छा मोटा होता है। और बेसिकली वाटर कलर में हैंडमेड पेपर का यूज़ किया जाता है, हैंडमेड पेपर। और वाटर कलर का फर्स्ट इन्वेंशन वर्ल्ड में पहला क्रिएशन किया है पाउल सैंडबाय ने। पाउल सैंडबाय ने पहली बार वाटर कलर का यूज़ किए हैं। और इंडिया में पहली बार वॉश टेक्निक में बंगाल स्कूल में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा यूज़ किया गया है। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन टेक्निक कौन सी है? चीनी जापानीज टेक्निक है। डिस्क्रिप्शन है थोड़ा इम्पॉर्टेंट। वॉश टेक्निक की जो रेखाएं हैं वो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह टेक्निक चीनी जापानीज है। भारत में इस टेक्निक को बंगाल शैली में चित्रकारों ने बंगाल शैली में यूज़ किया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार यूज़ किए, स्टार्टिंग किए हैं वॉश टेक्निक इंडिया में। जलरंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है? जब हम कोई वाटर कलर में पेंटिंग बना रहे होते हैं तो उसे आवश्यकता अनुसार अपने अकॉर्डिंग धुलेंगे, वॉश करेंगे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जलरंगीय वॉश पेंटिंग बंगाल शैली और जापान शैली के चित्रकारों के सहयोग से विकसित हुई। जलरंगीय वॉश शैली के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त कागज़ हैंडमेड सफ़ेद कैट पेपर या हैंडमेड पेपर का होता है। कैट पेपर या हैंडमेड पेपर दोनों यूज़ करते हैं। जल रंग का मुख्य गुण क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो आर पार दिखाई दे। लाइक लेयर बाय लेयर जब काम होता है तो नीचे की भी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में शो हो, वो खासियत है जल रंग की। सामान्यतया रूप कितने होते हैं? तो रूप कितने होते हैं उसके बारे में बताना है। रूप 2 होते हैं। रूप का डिस्क्रिप्शन है, 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और सहायक। सक्रिय रूप वह होता है जिस पर दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम जाती है। लाइक हमने कोई पेंटिंग बनाई है तो पेंटिंग में जो मेन ऑब्जेक्ट पर जो फोकस जाता है उसे बोलते हैं सक्रिय, और जो धराधर आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं सहायक। दोनों में ये डिफरेंस है। निम्न में से कौन रूपरत कला का तत्व नहीं है? रूपरत कला का तत्व पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले रूपरत कला होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली डेफिनेशन इज दैट प्लास्टिक आर्ट इज ए पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इट मेक्स क्रिएटिव विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। तो रूपरत कलाएं बेसिकली वह चीज़ें होती हैं जो तत्वों को त्याग कर एक नया रूप धारण करें विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। उसे प्लास्टिक आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, प्लास्टिक आर्ट, और हिंदी में बोलते हैं रूपरत कलाएं।
कौन कौन सी होती हैं? वो चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला होती हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व नहीं होगा? कोलाज नहीं होगा। जस्ट बिकॉज जब हम रूपरत कलाएं क्रिएट करते हैं तो उसमें रेखा का यूज़ करते हैं, वर्ड का भी यूज़ करते हैं और सरफेस अंतराल का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। राइट आंसर तो डी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले चित्रकला। चित्रकला जिसे कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं? लाइक ब्रशेस, कैनवस, पेपर, कलर्स, ये हो गई पेंटिंग। नेक्स्ट हो गया स्कल्पटर, मूर्तिकला। मूर्तिकला में हमें किसकी नीड होती है? सारे मटेरियल्स लेते हैं लाइक वुड, क्ले, मेटल, स्टोन, वैक्स, ये सारे मटेरियल से एक आर्ट क्रिएट होता है, ठीक, उसे कहते हैं स्कल्पटर। वो भी रूपरत कला हो गई। और नेक्स्ट हो गया आर्किटेक्चर, जिसे बोलते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में सेम मटेरियल से ही एक बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी, एक स्थापत्य रेडी होगा, आर्किटेक्चर। तो ये तीनों में डिफरेंस यही है, ये तीनों सेम है। रूपरत कलाएं अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आप समझ जाइए कि जिस चीज़ से, मटेरियल से कोई आर्ट का क्रिएशन होता है उसे ही रूपरत कलाएं कहते हैं। कौन सी रूपरत कला नहीं है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये तीनों हैं। तो यहाँ पर संगीत कला नहीं है, क्योंकि संगीत जो हो गया वो हमारा श्रव्य कला हो गया। श्रव्य कला ऑडियो आर्ट, जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। निम्न में से कौन सी कला रूपरत है? निम्न में से कौन सी कला रूपरत है? तो पहचानना है कौन सी कला है, तो मूर्ति कला है। और ये तीनों क्यों नहीं हुआ? काव्य, संगीत, नाट्य लेखन, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो, देखिए काव्य और संगीत तो हमारा आ जाएगा ऑडियो आर्ट में। ऑडियो आर्ट लाइक श्रव्य कला, श्रव्य कला जो हम अपने कानों से सुनते हैं। रूपरत कला क्या है? रूपरत कला है, रूपरत कला है। रूपरत कला एक चित्रकला है जिसे एक रूप का क्रिएशन हो विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरत कला नहीं है? कौन सी कला नहीं है रूपरत कला? संगीत नहीं है। चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला है, जस्ट बिकॉज यहाँ मटेरियल यूज हुआ है। रूपरत कला के तत्व कौन कौन से हैं? तत्वों को पहचानना है कौन कौन से तत्व हैं रूपरत कला के, देख लेते हैं। रेखा और रूप, पोत और अंतराल, वर्ण और तान। सो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अमूर्त कला है क्या है? अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अरूपवादी कला है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जन्मदाता, फाउंडर हैं वैस्ली कैंडेंस्की। वैस्ली कैंडेंस्की के साथ साथ पिएट मोंद्रियान बिलोंग करते हैं डे स्टाइल ग्रुप से, जिसे बोलते हैं नियो प्लास्टिसिज्म। और वैस्ली कैंडेंस्की एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट लाइक अभिव्यंजनावाद के ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर हैं। और ये दोनों अमूर्त कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की। ललित कला के दो भेद माने गए हैं, एक रूपवादी और दूसरा अरूपवादी। रूपवादी लाइक रूप का क्रिएशन हो रहा हो, और अरूपवादी जो हम कलर्स के थ्रू सिर्फ डिपिक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ कलर, दे हैव नो यूज टू द फिगरेटिव फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ओके, उसे ही बोलते हैं अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त कौन कौन सा होता है? संगीत, कला। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबू जी का फट चित्र चित्रित किया जाता है। पाबू जी का जो फट चित्र है, पाबू जी हड्बू जी का फट चित्र, ये जोधपुर शैली का है। शैली कौन सी है? तो जोधपुर शैली। और
स्थान एक्चुअल में जो है ये राजस्थान राज्य राजस्थान है। और ज़िला, अगर ज़िला पूछ ले एग्ज़ाम में कि ज़िला कौन सा है, तो ज़िला है भीलवाड़ा, ज़िला भीलवाड़ा है। और स्थान कौन सा है, तो स्थान है शाहपुरा, शाहपुरा। देखिए, राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान पे पाबूजी हडबूजी का फटचित्र होता था। बेसिकली ये पेंटिंग्स करते किस पे थे, तो मटेरियल कौन सा होता था, सरफेस, लाइक सरफेस, तो वो फैब्रिक कुछ इस तरह का होता था, स्क्रॉल टाइप में। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से अंदर पेंटिंग्स की जाती थी और यहाँ पर कुछ रिटन स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। और जोशी परिवार की पार्वती जोशी बहुत फेमस है पटचित्र के लिए। जोशी परिवार की पार्वती जोशी, पार्वती जोशी। वीर गाथाओं की कथाएं लिखी जाती थी एवं पेंटिंग्स की जाती थी स्क्रॉल पर। और स्क्रॉल में जो मटेरियल लाइक सरफेस जो होता था वो फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़ा होता था, कपड़े पर की जाती थी। पाबूजी का फटचित्र किससे संबंधित है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नामक स्थान से। फट संबंधित है, फट किससे संबंधित है, राजस्थान की लोक कला। फट संबंधित है राजस्थान लोक कला शैली से। सेम क्वेश्चन, फट संबंधित है राजस्थान लोक कला। फट चित्रण किस प्रदेश में होता है, कौन से प्रदेश में होता है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान पर। राजस्थानी लघु चित्र में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो किस प्रकार के कलर्स यूज किए जाते थे लघु चित्र में, कलर्स यूज करते थे टेम्परा कलर यूज़ किया जाता था। यहीं पे क्लियर कर देती हूँ टेम्परा कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन से होते हैं। बेसिकली जो टेम्परा टेक्निक है, टेम्परा टेक्निक ये सबसे प्राचीन विधि है कला की, सबसे प्राचीन, लाइक जो पेंटिंग की जाती थी उसका सबसे प्राचीन विधि है चित्रण का। और इसमें माध्यम जो होता है, माध्यम क्या क्या होता था देख लेते हैं। बंधक के रूप में पायस या एल्ब्यूमेंट, बंधक, पायस या एल्ब्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। इसमें माध्यम की मुख्य विशेषता इमल्शन है। मुख्य विशेषता क्या है, इमल्शन। माध्यम की मुख्य विशेषता इमल्शन है। इसमें एग यॉक का यूज़ करते हैं, लाइक जो अंडे की जर्दी होती है, येलोइश पार्ट, एग यॉक, उसका यूज़ करते हैं। मिल्क का यूज़ करते हैं, दूध का। और इसका जो मीडियम है, क्या क्या मिलाते हैं, तो पायस की जगह देखिए मिनरल्स कलर ऐड करते हैं, लाइक खनिज रंग हो गया, खनिज रंग के साथ एग यॉक मीन्स अंडे की जर्दी। नेक्स्ट मिल्क, दूध हो गया, दूध, ग्लू, ग्लिसरीन आदि को मिक्स करके एक बाउल में लेते हैं, लाइक इस तरह से कोई बाउल हो गया, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और एक हमारा ट्रांसपेरेंट, जब ये लेयर रेडी होता है कलर्स का, जब हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो उस पर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाता है जिसे पारदर्शी झिल्ली कहते हैं। टेम्परा रंग अपारदर्शी होता है, ओपैक। पूछा जाएगा कि कैसा होता है, तो ओपैक होता है। ओपैक मीन्स अपारदर्शी टेम्परा रंग होता है। और इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं टेम्परा कलर्स के जैमिनी रॉय और नंदलाल बोस। जैमिनी रॉय तो बहुत फेमस है, टेम्परा टेक्निक में इन्होंने काम किया है, और नंदलाल बोस ने भी। और जो मैंने ये टेम्परा टेक्निक का एक्चुअल में बताया है, कैसे कैसे तरीका है इसका प्रोसेस, ये भी ध्यान रखिएगा। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है, रोगन एक जो लेयर लगाते हैं वो ऑयल कलर में लगाते हैं, तैल रंगों में। मैं तैल रंगों के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए तैल रंग इंग्लिश में इसे ऑयल कलर कहते हैं। ऑयल कलर
ऑयल कलर की खोज हुई थी 14वीं सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में आइक बंदूक के द्वारा, जैन वैन आइक। जैन वैन आइक बिलोंग करते हैं नीदरलैंड। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो डच देखिएगा, डच भी नहीं होगा तो हॉलैंड। ये तीनों एक ही स्पेस का नेम है। और इसका जो माध्यम है वो अलसी का तेल मीन्स लिंसीड ऑयल। इस तरह का जो डिपर होता है आप लोग भी यूज़ किए होंगे, इसमें एक में टर्पेंटाइन ऑयल और एक में लिंसीड ऑयल रखा जाता है। 2 डिपर होते हैं कंबाइंड, दोनों ज्वाइंट होता है इस तरह से। इसमें लिंसीड ऑयल एक साइड होता है, दूसरे साइड टर्पेंटाइन ऑयल, दोनों ऑयल का यूज़ करते हैं। और इसका जो ब्रश होता है, ब्रश कैसा होता है तो हॉग हेयर ब्रश का यूज़ करते हैं। हॉग हेयर ब्रश का यूज़ करने के साथ इसका जो स्टाइल है पेंटिंग करने का वो कैसा होता है, वो डार्क टू लाइट होता है, डार्क टू लाइट। काफ़ी अच्छा है, अच्छा एक्सप्रेशन। अगर इसे ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को पेंटिंग करनी है। मुझे तो ये कलर बहुत पसंद है, मेरा तो फेवरेट है। हाँ देखिए, भारत में सर्वप्रथम राजा रवि वर्मन ने ऑयल कलर का खोज किया है, राजा रवि वर्मन ने। और जब हम ऑयल कलर कर रहे होते हैं तो हमें ईजल की भी नीड होती है। ईजल के ऊपर पेंटिंग को रखते हैं इस तरह। सपोज ये ईजल है हमारा, यहाँ पेंटिंग रख के आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहे होते हैं। और मटेरियल याद रखिएगा क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, डिपर, ईजल, कैनवस और लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल एंड ऑल्सो कैनवस इंक्लूडेड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ रोगन को बेसिकली ग्लेजिंग कह सकते हैं, ग्लेजिंग लेयर अप्लाई करते हैं ऑयल कलर में। किस रचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? किसी रचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? किसी रचना के प्रमुख 2 तत्व हैं रूप और स्थान, क्योंकि स्थान के बिना रूप का क्रिएशन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन है, किसी रचना के प्रमुख 2 तत्व हैं रूप और स्थान। जब हमारे पास स्पेस होगा तभी तो हम लोग एक शेप का क्रिएशन करेंगे। तो दोनों। A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है? A4 कागज़ का वास्तविक माप है 210 × 297। यहाँ 87 शायद में भी मिस प्रिंट हो क्योंकि ऑप्शन में तो कोई भी करेक्ट नहीं है। एग्जैक्ट साइज़ है 210 × 297 ना कि 287। पेपर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि A4 आया है तो A4 ही आएगा, बाकी और भी साइजेस है उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। पेपर का साइज़ देख लेते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। A4 कागज़ का प्रयोग ऑफिस तथा स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए किया जाता है। A4 कागज़ का वास्तविक साइज़ 210 × 257 mm है। अन्य साइज़ देख लेते हैं, लाइक A0 साइज़। A0 नंबर देखने में सबसे छोटा है लेकिन इसके पेपर का साइज़ सबसे बड़ा है, 841 × 1189 mm। नेक्स्ट है A1 पेपर का साइज़ है 594 × 841 mm। A2 का साइज़ है 420 × 594। A3 पेपर का साइज़ है 297 × 420। उसके बाद नेक्स्ट पेपर का साइज़ हो रहा है A5 पेपर का साइज़ है 148 × 210 mm। A0 जो नंबर है वो सबसे बड़ा साइज़ है, लेकिन A5 नोटपैड साइज़ है, लेकिन A6 सबसे छोटा पोस्ट कार्ड साइज़ है। पूछा जाए कि पोस्ट कार्ड साइज़ कौन सा है तो पोस्ट कार्ड साइज़ A6 है। और वीरेश्वर सेन है यूपी के आर्टिस्ट, वो पोस्ट कार्ड साइज़ में पेंटिंग के लिए फेमस है। उनकी जो पेंटिंग होती थी वो पोस्ट कार्ड साइज़ की होती थी। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं है? चित्रकला पेंटिंग के लिए कौन से पेपर का यूज़ नहीं करते हैं? हैंडमेड पेपर का भी यूज़ करते हैं और कैट पेपर का भी यूज़ करते हैं, कार्ट्रिज पेपर का भी यूज़ करते हैं, बॉन्ड पेपर का यूज़ नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन है, बॉन्ड पेपर चित्रकला हेतु प्रयोग नहीं होता है। यह विभिन्न
कार्यों में प्रयुक्त होता है, कार्यालयों में, ठीक है। इसका सामान्य आकार 17x22 इंच तथा भार 13-15 पाउंड LBS होता है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहते हैं। हाफ टोन, सेंटर लाइट और हाईलाइट। सफ़ेद रंग के मिश्रण सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहते हैं। जो वाइट कलर का मिक्सचर होता है कलर, उसे क्या कहते हैं? वाइट कलर जिस पेंटिंग में ऐड करते हैं उसके मिश्रण को कहते हैं टिंट। और अगर यहीं पे ब्लैक कलर ऐड हो जाता, ब्लैक, तो उसे बोलते हैं टोन बोलते हैं। और ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर शेड कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, जब कोई रंग सफ़ेद रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है तो उसे टिंट कहा जाता है। जब कोई रंग काला रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग में गाढ़ा हो जाता है तो उसे शेड कहते हैं। लाइक हम वाइट कलर यूज़ करते हैं तो लाइट हो जाता है, और ब्लैक यूज़ करते हैं वो गाढ़ा डार्क हो जाता है। उत्कीर्ण छायाचित्र छापा चित्र को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण छापा चित्र को बोलते हैं इंटैग्लियो। इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस हैं। प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इंटैग्लियो का। इंटैग्लियो का अर्थ होता है उत्कीर्ण नक्काशी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है, जिसमें तांबा जस्ता जैसे प्लेटों में आकृति को उभारी जाती है। यह निश्चित भाग को दबाकर आकृति उत्कीर्ण की जाती है। छापा चित्रण एक पद्धति है। छापा चित्रण एक इंटैग्लियो का ही प्रोसेस है। उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्ण लाइक इंग्रेव हम किस में करते हैं? मूर्तिकला में। मूर्तिकला के भी 2 प्रोसेस हैं, हॉलोइंग और सॉलिड में आर्मेचर का यूज़ किया जाता है। अब आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर कहते हैं लाइक हम कोई जब स्कल्पचर रेडी कर रहे होते हैं उसका ढांचा जो हम तार का बनाते हैं अंदर वायर वगैरह का, उसे आर्मेचर कहते हैं। सॉलिड स्कल्पचर में यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्शन है, पत्थर, चट्टान, काष्ठ अथवा धातु के फलक पर उकेर कर किया गया कार्य उत्कीर्णन कहलाता है। उत्कीर्णन कार्य मूर्तिकार द्वारा संपादित किया जाता है। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है छापा चित्रण में। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वो RPSC 2013 का था, ये RPSC 2018 का है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ प्रिंट मेकिंग है, वहाँ छापा चित्रण था। यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है छापा चित्र को ही प्रिंट मेकिंग। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है। किताब का जो पिछला सिरा मोटाई होता है उसे स्पाइन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिचिंग। देखिए स्टिचिंग किसे कहते हैं? लाइक ये बुक हो गया, जो ये सिलाई होती है यहाँ पर इस जगह पे, उसे स्टिचिंग कहते हैं, ठीक है। फोरहेज किसे कहते हैं और वॉल किसे कहते हैं? तो वॉल देखिए किसे कहते हैं, लाइक ये हमारा बुक हो गया। और वॉल कौन सा वाला एरिया है? वॉल इसे कहते हैं जो उसकी मोटाई होती है। फोरहेज किसे कहते हैं? फोरहेज देख लेते हैं, लाइक ये बुक है, बुक, तो फोरहेज इसका जो ये ऊपर का एरिया है इसे फोरहेज कहते हैं। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है।
जब कोई चीज़ स्पीडली हम लोग बनाते हैं, जैसे लाइक रैपिड स्केचिंग वगैरह हो गया, तो उसे स्केचिंग कहते हैं। शीघ्रता से स्पीड में किया जाने वाला रैपिड स्केचिंग भी कहा जा सकता है और स्केचिंग भी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्केच एक तेजी से निष्पादित मुक्त हस्त ड्राइंग है। स्केच के द्वारा रेखांकन अथवा चित्रण के लिए ग्रेफाइट पेंसिल, सिल्वर पॉइंट आदि का प्रयोग किया जाता है। कोलाज कागज अथवा कपड़ों के टुकड़ों को चित्रतल पर चिपकाकर तैयार की गई कलाकृतियाँ कोलाज चित्रण कहलाती हैं। दीवार पर बनाए गए पट या फलक पर बनाकर दीवार पर स्थायी रूप से जोड़ा गया चित्र लाइक भित्ति चित्र कहलाता है। भित्ति चित्र के प्रमुख भाग हैं दो: फ्रेस्को, टेम्परा, तैल चित्र, पंचकारी व रंगीन कांच। भित्ति चित्र फ्रेस्को को कहते हैं। फ्रेस्को के 2 प्रोसेस हैं, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को ब्यूनो में क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट कंप्लीट करते हैं। और फ्रेस्को सेक्को लेयर बाय लेयर काम कीजिए, देन ड्राई हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है, 2-3 बार इस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेस्को ब्यूनो, रैपिड फ्रेस्को ये सब एक ही हैं, इसे तुरंत ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना होता है। स्केचिंग है। स्केचिंग क्या है? त्वरित रेखांकन। स्केचिंग का डिफिनीशन है, केवल 2-4 रेखाओं में ही किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना तात्विक रेखांकन स्केचिंग कहलाता है। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोलाज का सबसे पहले बार यूज़ हुआ है क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनवाद। घनवाद में सबसे पहली बार कोलाज का यूज़ किया गया है आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा 1912 ईस्वी में पहली बार यूज़ किए थे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग घनवादी कलाकार जॉर्ज ब्रॉक व पैब्लो पिकासो ने 20वीं शताब्दी 1912 ईस्वी में किया। कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय ब्रॉक को ही है। कोलाज पद्धति से उनकी रचनाएं अधिक भौतिक बन गईं। घनवाद की मंदगति रंग संगति में नैसर्गिक चमक आ गई एवं प्राकृतिक रिक्ति का पूर्ण लोप हो गया। संश्लेषणात्मक घनवाद से पिकासो को रचना कौशल का मौका प्राप्त हुआ, तो ब्रॉक काव्यात्मक सौंदर्य व आकारित्व की ओर बढ़े। 1918 में चित्र वादक, इनकी पेंटिंग थी वादक, वादक नामक संश्लेषणात्मक घनवादी चित्र ब्रॉक के हैं। इस पद्धति को पिकासो ने चित्र वायलिन 1913 में इन्होंने बनाया। उसके बाद 1913 में ही आराम कुर्सी पर बैठी महिला बनाए। 1914 में पैब्लो पिकासो ने गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र बनाए। कोलाज का प्रारंभ हुआ घनवाद से। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? फोटो की कतरन से बनाया हुआ पेंटिंग कहलाता है कोलाज। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोलाज। कोलाज है, कोलाज धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना।
कोलाज क्या है? टुकड़ों का संयोजन। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन। पैलेट का प्रयोग कहाँ पर होता है? 2021 में आया हुआ था टीजीटी में। पैलेट का यूज़ करते हैं आर्टिस्ट पेंटिंग्स में। तैल चित्रण को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है। जब हम ऑयल कलर करते हैं तो अंडाकार फलक पे फैलाया जाता है पैलेट। पैलेट का शेप कुछ इस तरह होता है एंड आई थिंक आप लोगों में वुडन पैलेट होता है। आजकल तो ट्रांसपेरेंट पैलेट भी आ रहे हैं प्लास्टिक वगैरह में। इस तरह का शेप होता है। यहाँ पे फिंगर, ये जो थंब होता है वो उसको डाल करके पकड़ करके पेंटिंग करते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पेंटिंग के लिए एक अच्छा संयोजन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी कॉम्पोजिशन होगी जब तो पेंटिंग अट्रैक्टिव लगेगा। डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक एक अच्छा संयोजन है, गुड कॉम्पोजिशन। कला सृजन में रेखा अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। किसी चित्र तल पर कोई चिन्ह संकेत करना अंकन कहलाता है। संयोजन लाइक कॉम्पोजिशन में रेखा, रंग, आकृति, दृश्य सभी आते हैं। लाइक फंडामेंटल्स को फॉलो किया जाता है। खर्रा चित्र है। खर्रा चित्र किसे कहते हैं? कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटवा या खर्रा कहते हैं। लाइक इस तरह से स्क्रॉल में इसे आर्टिस्ट मतलब इस तरह से स्क्रॉल भी कर सकते हैं कैलेंडर की तरह। इसका डिस्क्रिप्शन है, खर्रा शैली में चित्र एक कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग होती है जिसे लपेटा या लपेटवा या खर्रा कहा जाता है। परंपरागत रूप से इस चित्रकारी में बनी छवियां गोलाकार न होकर सपाट दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में ये त्रिआयामी दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें उभार देने के लिए छाया प्रकाश का भी यूज़ किया जाता है। यह बंगाल की प्रमुख लोक कला है। बंगाल में इस तरह का पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? कोलाज प्लेट कंवल कृष्णा ने। कंवल कृष्णा कोलाज प्लेट के लिए फेमस है। कंवल कृष्णा का डिस्क्रिप्शन है, कंवल कृष्णा भारतीय प्रिंट मेकर हैं। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। 1951 में उन्होंने यूरोप जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। पेरिस में इन्होंने नई विकसित प्रिंटिंग टेक्निक इंटैग्लियो का विलियम हैथर से निर्देशन सीखा। तो इनके जो टीचर थे वो सर विलियम हैथर थे। सर विलियम हैथर बेसिकली फेमस है विस्कोसिटी टेक्निक के लिए। इनके ही स्टूडेंट कंवल कृष्णा ने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया। जब वर्ष 1955 में वे भारत लौटे तो उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, जिसमें उन्होंने इंटैग्लियो और कोलोग्राफी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मात्र काला और सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट कलर में जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे वर्ड शून्य कहते हैं। इंग्लिश में एक्रोमेटिक कलर भी कहते हैं। एक्रोमेटिक कलर ब्लैक एंड वाइट कलर्स को बोलते हैं। और हिंदी में तटस्थ रंग के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड शून्य नहीं हो सकता, वर्ड शून्य हो सकता है, एक वर्ड ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक वर्ड ही मीन्स सिंगल कलर से पेंटिंग को डिपिक्ट करना।
बहुवर्णीय पॉलीक्रोमेटिक होता है, पॉलीक्रोमेटिक। तो पॉलीक्रोमेटिक कौन सा कलर होता है? जो मल्टी कलर्स, लाइक एक पेंटिंग में काफ़ी कलर्स यूज़ किया जाए उसे पॉलीक्रोमेटिक कलर्स कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है, ब्लैक एंड वाइट कलर्स की जो पेंटिंग होती है उसे बोलेंगे एक रंग का। काला व सफ़ेद रंग को माना जाता है, ब्लैक एंड वाइट कलर को क्या माना जाता है? अवर्णीय रंग या फिर एक्रोमेटिक या तटस्थ रंग। डिफिनेशन है सफ़ेद, काला, भूरा, स्लेटी ये सारे न्यूट्रल कलर्स हैं। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे तटस्थ या एकवर्णीय न्यूट्रल कलर कहते हैं, अवर्णीय न्यूट्रल कलर कहते हैं। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत मीन्स पर्सपेक्टिव में किसका महत्व है? जब हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में तो दूर और निकटतम को भी दिखाते हैं, विलेयमान बिंदु और क्षितिज रेखा को भी दिखाते हैं, प्रकाश व रंग को भी दिखाते हैं। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डिस्क्रिप्शन है दूर और निकटतम प्रकाश और रंग तथा विलेयमान बिंदु और क्षितिज रेखा तीनों का विभिन्न कला सिद्धांतों में महत्व है। यदि द्विआयामी अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रिआयामी अंतराल की सृष्टि हो जाती है तो उसे ही परिप्रेक्ष्य अंतराल कहते हैं। इससे वस्तुओं में निकटता, दूरी या घनत्व का भाव पैदा होता है। त्रिआयामी अंतराल को प्रभावित करने वाली विधियां हैं विकर्ण संयोजन, अपराच्छादित तल, आकार भिन्नता, छाया प्रकाश और वायुमंडलीय प्रभाव एवं ज्योमेट्रिकल शेप लाइक ज्यामितीय रूप योजना। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। जब हम कोई मकान बना रहे होते हैं, सपोज कीजिए कोई घर बना रहे हैं तो उसमें पर्सपेक्टिव का रोल रहता है, तो उसमें कौन से वाले लाइंस का यूज़ करते हैं, कौन से परिप्रेक्ष्य का यूज़ करते हैं? उसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य का यूज़ करते हैं, ना कि वायवीय का, जस्ट बिकॉज लाइंस के थ्रू ही तो एक बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्शन है एक मकान का अंकन रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। मकान के चित्रण रेखाओं के द्वारा किया जाता है जबकि धूमिल रंगों का प्रयोग वायवीय परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए धूमिल जो कलर्स यूज़ करते हैं वो वायवीय परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं। पर्सपेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? तो वो हैं लाइनर और एरियल, रेखीय और वायवीय। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वो ये 2 प्रकार ये हैं, रेखीय और वायवीय। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? There are 2 types of perspective, aerial and liner. द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल इफेक्ट कब देते हैं? किसके थ्रू देते हैं? पर्सपेक्टिव के थ्रू देते हैं। परिप्रेक्ष्य एक द्विआयामी तल पर त्रिआयामी लाइक गहराई और स्थान का भ्रम पैदा करता है। लाइक एक्चुअल में नहीं होता है 3 डायमेंशनल, लेकिन एक भ्रम पैदा करता है। परिप्रेक्ष्य वह है जो चित्रकला को रूप, दूरी और वास्तविकता दिखाता है। विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? प्रसून जोशी या डेविड ओगिलबी? सो राइट आंसर हो जाएगा बी, डेविड ओगिलबी। डेविड ओगिलबी को तो फादर ऑफ एडवर्टीजमेंट कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टीजमेंट कहा जाता है अल्बर्ट डेविस लास्कर को। देखिए प्रहलाद कक्कड़ भारतीय विज्ञापन फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्हें एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है, एड गुरु के नेम से। प्रसून जोशी भारतीय फिल्मों तथा एड फिल्मों के
गीतकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? जल रंग वाटर कलर आर्द्र माध्यम नहीं है। पेस्टल कलर, पेस्टल कलर ये जल विहीन माध्यम है, इसमें वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें किसका यूज़ करते हैं? फिक्सेटिव का, फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं पेस्टल कलर में। और ये ड्राई पेंटिंग सूखा चित्रण है। और इसकी खोज किए थे सर्वप्रथम रुसुल्वा कैरियोला। रुसुल्वा कैरियोला ने सर्वप्रथम पेस्टल कलर का इन्वेंशन किए। और भारत में सबसे सर्वप्रथम खोज पुनर्जागरण काल में बताया गया है इसको, पेस्टल कलर को। इसके लिए कैसा पेपर यूज़ करते हैं? तो ब्राउन पेपर, ब्राउन कलर्ड पेपर लाइक खुरदरा रोएदार दानेदार पेपर का यूज़ किया जाता है पेस्टल कलर में। पेस्टल कलर एक ऐसा कलर है जिसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनेशंस या फिर फ्रीडम हमारी लिमिटेशन में रहती है, जस्ट बिकॉज कि इसमें बार बार पेंटिंग्स करने के बाद इसे डैमेज नहीं किया जा सकता। एक बार हमने कर दिया तो कर दिया। बाकी कलर्स में क्या होता है? कलर्स कर रहे होते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है लाइक ऑयल कलर हो गया या फिर एक्रेलिक, उसमें अगर अच्छा नहीं लगा तो उसे छिपा के कुछ और भी बनाया जा सकता है। लेकिन पेस्टल कलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर ऐसा करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, लाइक ब्लरिश इफेक्ट हो जाएगा। भारत में पेस्टल रंग का सर्वप्रथम खोज अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अवनींद्रनाथ ने, देखिए सबसे पहले तो खोज हुई थी रुसुल्वा कैरियोला के द्वारा, लेकिन भारत में फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं पेस्टल कलर अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने गुरु सिमोन गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल कलर सीखा है। पेस्टल कलर को डबल फ्रेम में रखा जाता है। डबल फ्रेम लाइक एक फ्रेम हमारा होता है, उसके ऊपर एक थोड़ा 3D इफेक्ट में ग्लास फ्रेम किया जाता है ताकि ये सेफ रहे और पेपर वो ग्लास टच ना हो पेस्टल कलर्स में। विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है। विज्ञापन में शब्द कैंपेन मिलिट्री से आया है। डिस्क्रिप्शन है, विज्ञापन में कैंपेन शब्द मिलिट्री से आया है। मिलिट्री द्वारा किसी निश्चित समय अथवा भौगोलिक क्षेत्र में चलान जाने वाले सैनिक अभियान को कैंपेन कहा जाता है। कैंपेन शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? रेखीय प्रवृत्ति रोमन शैली में सबसे प्रबल थी। इसका डिस्क्रिप्शन है, लाइक फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड व स्पेन जैसे देशों में रोमनस्क फ्रेस्को चित्रों में कुछ सामान्य विशेषता दृष्टिगोचर है, जो कि रंगों का समतल प्रयोग, काले या भूरे रंगों की रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण, रेखाओं का अनुवर्तित्व एवं दृश्य लघुता की अपेक्षा व रेखाओं से आकारों का स्पष्टीकरण। रोमनस्क कला शैली सिद्धांत रूप से एक वास्तुशास्त्रीय पद लाइक आर्किटेक्चरल टर्म्स है। इसका प्रयोग गॉथिक वास्तुशैली में भी हुआ है। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है? संतुलन से। संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंस। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड लाइक सिमेट्रिकल, दिस वन औपचारिक, एंड द सेकेंड वन इज असिमेट्रिकल। लाइक हमने कोई जग ड्रॉ किया, ये असिमेट्रिकल है, इसी को बैलेंस कहते हैं। दो पार्ट्स में बैलेंस को डिवाइडेशन किया जाता है। दृष्टिगत भार पूछ रहा है तो दृष्टिगत भार सबसे ज़्यादा दिखाई देता है संतुलन में। संतुलन का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं।
चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन संतुलन से जुड़ा रहता है। संतुलन कला सृजन का यह नियम है जिसके आधार पर चित्र का समस्त भार इस प्रकार वितरित हो कि कलाकृति देखने में आकर्षक और सुंदर प्रतीत हो। संतुलन से ही चित्र में दृष्टिगत भार का पता चलता है। चित्र में मुख्य आकर्षक को पकड़ने की शक्ति को भार कहा जाता है। भार के द्वारा चित्र संतुलन किया जाता है। चित्र में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। पेंटिंग्स में दृष्टिगत भार को महत्व देना क्या कहलाता है? प्रभाविता, एम्फेसिस कहलाता है। चित्र में भार से तात्पर्य है। चित्र में भार से क्या तात्पर्य है? दृष्टिगत भार। भार का संबंध है। भार का संबंध संतुलन से है। कला में संतुलन है। कला में संतुलन है। सो राइट आंसर इज सी। कृति में स्थायित्व का भार। डिस्क्रिप्शन है संतुलन का। संतुलन लाइक बैलेंस संतुलन का वह सिद्धांत है जिसके प्रयोग में विभिन्न वस्तुओं के संयोजन जैसे रंग, रेखा, आकार, बनावट, नमूने आदि को संतुलित किया जाता है। अर्थात कृति में स्थायित्व का भार होता है। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एंड रेडियल। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? बताना है कौन सा तत्व नहीं है। संयोजन का सिद्धांत बेसिकली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के 6 पार्ट हैं। यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिद्म एंड प्रमाणा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसका पार्ट नहीं है। देख लेते हैं कौन सा नहीं है। एकता, संतुलन, सामंजस्य, तीनों हैं। अंतराल नहीं है। अंतराल बेसिकली सरफेस को कहते हैं, तो वो यहाँ का पार्ट नहीं है। संयोजन के सिद्धांत हैं। संयोजन के सिद्धांत लाइक 6 पार्ट हैं इसके पूरे। देख लेते हैं कौन कौन सा है। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह एवं प्रमाण। और जो ये पहला वाला दिया हुआ है रेखा, रूप, वर्ण, यहाँ तक तो प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, लेकिन ये नहीं है। ये सब नहीं है। ठीक है, देखिए 6 पार्ट एलिमेंट्स के भी हैं, 6 पार्ट प्रिंसिपल के भी हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को बोलते हैं टूल्स ऑफ आर्ट लाइक लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। लाइक हमने कोई पेंटिंग बनानी है, सपोज हमने कैनवस ले लिया, तो सबसे पहले किसके थ्रू लाइन ड्राइंग करेंगे? लाइन, रेखा के द्वारा लाइन ड्राइंग की है। जब लाइन ड्राइंग की है सबसे पहले अंतराल लिए, सरफेस। जब हमने अंतराल लिया तो लाइन ड्राइंग की है रेखा के द्वारा। लाइन ड्राइंग की है, जब लाइन ड्राइंग कर ली है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक रूप का क्रिएशन होगा, एक शेप क्रिएट हो जाएगा। जब एक शेप क्रिएट होगा उसे कलर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करेंगे तो एक टोनल वैल्यू क्रिएट होगा। जब टोनल वैल्यू क्रिएट होगा लाइक मिडल और डार्क टोन, फिर लास्ट में हमें एक टेक्सचर का लुक आएगा, मीन्स पोत का। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं लाइक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, मीन्स तत्वों की कला के तत्व। और दूसरा हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जिसके 6 पार्ट हैं। सहयोग मीन्स यूनिटी, सामंजस्य, हार्मनी, संतुलन, बैलेंस, प्रभाविता, एम्फेसिस, प्रभाव, प्रवाह एवं प्रमाण, मेजरमेंट। ठीक है, दृश्य कलाओं व दर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व है। दृश्य कला और दर्शन कला में क्या आवश्यक तत्व है? संतुलन सबसे आवश्यक तत्व है। रोड्स के द्वारा किन रंगों की सहानुभूति होती है? तो रोड्स आँखों में, देखिए रेटिना और आई बॉल होती है। रोड्स जो होता है, रोड्स के द्वारा हम किसे देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट कलर, काला और सफ़ेद रंग। सिंपल तरीके से आप रोड से याद कीजिए। रोड से ब्लैक एंड वाइट कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर का ही तो रोड होता है। इस तरह से शॉर्टली आप याद कर लीजिए।
लेकिन देखिए रोड से ब्लैक एंड वाइट कलर्स का क्रिएशन दिखाई देता है। हमारे आई बॉल जो ये आँखों की रोशनी है रेटिना, इसके रोड्स के द्वारा हम देखते हैं सफ़ेद और काले रंग को। और उसके बाद आ जाता है कोन्स। कोन के द्वारा कौन सा कलर देखते हैं? तो कोन के द्वारा हम लोग मल्टी कलर्स देखते हैं। मल्टी कलर्स मीन्स रोड्स के अलावा जितने भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं सब कोन्स के द्वारा दिखाई देते हैं। डिस्क्रिप्शन है, रेटिना के पार्श्व भाग रोड्स तथा कोन्स सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां हैं। इन तंतु ग्रंथियों का संबंध मानव की दृश्य चेतना से होता है। इसी दृश्य चेतना से रंग की अनुभूति होती है। रोड्स के चेतन द्वारा काले और सफ़ेद रंगों का पता चलता है और कोन्स के द्वारा हमें कलरफुल चीज़ों को दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? दृश्य कला मीन्स विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के अंतर्गत कौन सी कला आती है? चित्रकला आती है। और बाकी ये हो गया काव्य और संगीत, ये है श्रव्य कला, ऑडियो आर्ट। डिस्क्रिप्शन है, कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का दर्शन करता है। प्रायः ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कला को दो भागों में डिवाइडेशन किया है। वे कलाएं जिसमें रसास्वाद में आँखों का प्रयोग होता है दृश्य कलाएं कहलाती हैं। चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला दृश्य कला के वर्ग में आता है। चित्रकला है, चित्रकला क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है चित्रकला है। चित्रकला एक दृश्य कला है, विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जिसमें इंक्लूडेड है पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? सबसे सर्वोच्च संस्था है राज्य ललित कला एकेडमी। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी में हुई थी। टाइम याद रखिएगा, 1962 में स्थापना हुई थी। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? कौन सी सामग्री का यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट का। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम पेंसिल की खोज हुई थी 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में। और इसकी फर्स्ट कंपनी बनी थी 1772 ईस्वी में। इसमें काला रंग जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट के थ्रू यूज़ किया जाता है। पेंसिल में सीडर वुड का यूज़ किया जाता है, सीडर की लकड़ी का। एच और बी, टू टाइप्स की पेंसिल होती हैं, एच और बी। एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब है ब्लैक। एच टाइप की पेंसिल कठोर होती हैं जिसमें 2H, 4H, 6H, ये 8H हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर वाली पेंसिल होंगी लाइक 8H वो सबसे ज़्यादा हार्ड होंगी, और जो सबसे कम नंबर वाली लाइक 2H वो सबसे कम हार्ड होंगी। और नेक्स्ट आ जाता है बी टाइप वाली कैटेगरी, ब्लैक, मुलायम और गाढ़ी होती है। लाइक 2B हो गया, वो सबसे हल्की और मुलायम चलती है। और 8B सबसे गाढ़ी और सॉफ्ट चलती है, मुलायम, ठीक है। और देखिए बी टाइप की पेंसिल का यूज़ करते हैं आर्टिस्ट अपनी स्केचिंग्स वगैरह में, और एच टाइप की पेंसिल का यूज़ करते हैं कारपेंटर्स। 9H जो होता है, 9H सबसे गाढ़ी चलती है और सबसे कठोर होती है। और पेंसिल का तो पहचान लिए। अब चारकोल जो ई और EB ये वाले जो कैटेगरी नंबर होते हैं ये चारकोल का नंबर है, ये पेंसिल के दायरे में नहीं रखे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का पदार्थ है जिसे पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। 18वीं शताब्दी तक छोटी तुलिका को पेंसिल कहा जाता था, परंतु वर्तमान में ग्रेफाइट से बनी वर्तिका को पेंसिल कहते हैं। पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल, सबसे मुलायम नोक वाली पूछा जा रहा है, सॉफ्ट लेड। तो देखिए हमने बताया था ना कि 8 या 9 भी आ जाएगा,
तो सबसे मुलायम और सबसे डार्क चलेगी। तो यहाँ पूछ रहा है मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? 9B। पेंसिल की कैटेगरी देख लेते हैं। B, 2B, 3B, 4B, 6B, 9B आदि सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है। इनमें सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B है। यह कोमल रेखांकन हेतु प्रयुक्त की जाती है। सबसे हार्ड पेंसिल H, 2H, 3H, 4H आदि हार्ड पेंसिल है जो ज्यामितीय आकार में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है? सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? सबसे हार्ड पेंसिल हो जाएगी, नंबर देख लेते हैं, HB, B, H या F। सो हार्ड पूछ रहा है तो H का मीन्स ही होता है हार्ड, तो H राइट हो जाएगा। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? सबसे हार्ड पेंसिल H वाली है। देखिए 2B जो है वो हल्की मुलायम चलेगी। 4B उससे डार्क चलेगी, मुलायम ही रहेगी। HB जो है, HB पेंसिल नॉर्मल पेंसिल है। नॉर्मल पेंसिल HB लाइक नटराज वगैरह वो HB में ही इंक्लूडेड होता है। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला मीन्स फोक आर्ट। फोक आर्ट का माध्यम पूछ रहा है। गोंद मिले मिट्टी के रंग डिस्क्रिप्शन है फोक कला का। लोक कला के चित्रों का माध्यम गोंद मिले मिट्टी के रंगों को बनाने के लिए खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गेरू, रामरज, हिरौंजी आदि को चर्बी में घोलकर चित्रों में रंग भरा गया है। सफ़ेद रंग चूने तथा खड़िए से बना होता है। लाल रंग भूरे रंग लोहे के खनिज रंग का होता है। लोहे के खनिज का रंग होता है। हरा रंग पत्थरों की सहायता से बनता है। और कौन सा पत्थर होता है? तो लाजवत पत्थर। लाजवत पत्थर से हरा रंग बनता है। और तांबे के खनिज रंग से टेरावट भी कहा जाता है। हरा रंग देखिए टेरावट भी कहा जाता है, लाजवत पत्थर से ही बनता है। और तांबे के खनिज रंग से भी हरा रंग बनता है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। रंगोली मुख्य रूप से ज़मीन पर बनाई जाती है। रंगोली भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और लोक कला है। रंगोली को मुख्य रूप से द्वार की देहरी, आंगन के केंद्र और उत्सव के लिए निश्चित स्थान के बीच में या चारों ओर बनाया जाता है। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसका भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। इसे उत्तर प्रदेश में चौकपुरना, राजस्थान में मंडना, बिहार में अट्टन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तराखंड में एपड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? दीवारों चौक आदि में राजस्थान की पूछ रहा है तो मंडना। एपड़ संबंधित है। एपड़ उत्तराखंड से संबंधित है। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? रंगोली महाराष्ट्र से। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? मांडना बेसिकली फेमस रहा है राजस्थान से। चौकपुरना फेमस रहा है उत्तर प्रदेश। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करते हैं किस लोक कला में?
सांची में यूज़ करते हैं। सांची फेमस रही है मथुरा की लोक कला है सांची। डिस्क्रिप्शन है, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग ब्रज की लोक कला सांची में उपलब्ध है। सांची देखने में रंगोली जैसी प्रतीत होती है। अल्पना तथा मांडना क्रमशः बंगाल तथा राजस्थान में प्रचलित एक अलंकरण कला है जो रंगोली का ही एक रूप है। ध्यात्व है कि रंगोली को उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आमतौर पर दक्षिण भारतीय रंगोली ज्यामितीय आकारों पर आधारित होती है, जबकि उत्तर भारत में शुभ चिन्ह पर। सांची कला किस पर की जाती है? सांची भूमि पर की जाती है। सांची का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सांची कला दीवारों पर की जाती है। इस सांची कला के द्वारा भूमि पर छपाई की जाती है। सांची कला ब्रजमंडल मथुरा की अनूठी परंपरा रही है। सांची कला ब्रजमंडल के हर घर के आंगन और दीवारें में ब्रजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते रहे हैं। सांची कला उत्तर प्रदेश की लोक कला है। सांची का अर्थ होता है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। सांची के प्रकार: फूलों की सांची, रंगों की सांची, गाय के गोबर की सांची, पानी में तैरती सांची। वृंदावन और बरसाना में आज भी सांची का चित्रांकन होता है। हालांकि आधुनिकता के रंग में आगे सांची का विलुप्त की कगार पर है, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सांची किस राज्य की लोक कला है? सांची उत्तर प्रदेश मथुरा की लोक कला है। फुलकारी कला क्या है? फुलकारी जो रहा है वो लोक कला है। लोक कला कहाँ की लोक कला है? तो पंजाब की कपड़े पे ये डिज़ाइन की जाती है फुलकारी से। एम्ब्रॉयडरी भी कह सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी आर्ट है फुलकारी। फुलकारी किसी प्रदेश की लोक कला है। कौन से प्रदेश की लोक कला है? पंजाब की। फुलकारी क्या है? फुलकारी कलात्मक कढ़ाई है। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश किसके थ्रू दिखाते हैं? कागज़ खाली छोड़कर, पेपर को हाईलाइट मतलब प्लेन रहने दें। असंबद्ध शब्द बताइए, इसमें से कौन सा शब्द असंबद्ध है, एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं है? तो वो है मूर्ति। अब मूर्ति कैसे है देख लेते हैं। देखिए, रेखा, वर्ण और अनुपात, ये इनसे क्रिएशन होता है हमारे रूप का। तो मूर्ति कला एक रूप है। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य में सिमिलैरिटी। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, आकृति की समानता। डिफिनेशन है, सादृश्य का अर्थ है समानता। जैसे आकृति में समानता, चित्रसूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वास्तु माना गया है। चित्र सादृश्यकरण प्रधानम परिकीर्तितम। जापानी कला इकेबाना क्या है? इकेबाना पुष्प संयोजन। रिप्लिका का अर्थ है, रिप्लिका का अर्थ क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति। रिप्लिका का डिफिनेशन है, रिप्लिका का तात्पर्य मूर्ति की प्रतिकृति से है। रिप्लिका का उपयोग संग्रहालय जैसी जगहों पर बखूबी होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ
मूर्तियाँ वगैरह नाजुक हालत में होती हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखकर उनकी जगह रेप्लिका का प्रदर्शन किया जाता है। वसली क्या है? वसली एक तरह का पेपर होता है, लाइक धरातल। वसली का डिफिनेशन है, वसली एक धरातल है, सरफेस। चित्र में धरातल के रूप में वसली कागज़ का प्रयोग किया जाता है जो नेपाल से आता है। यह कागज़ के कई पत्र साट कर, मतलब ये कह लें कि वसली बेसिकली एक पेपर कई पेपर को सटाकर वसली को रेडी किया जाता है। ये लघु चित्रण का प्रयोग में लाई जाती है। वसली का यूज़ मुगल डायनेस्टी में हुआ है बखूबी से। वसली क्या है? कागज पर चित्रण हेतु धरातल। वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वसली का यूज़ करते हैं मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र के लिए। वर्जिन स्पेस क्या है? खाली स्पेस को वर्जिन स्पेस कहते हैं, खाली अंतराल को। क्यूरस्क्यूरो शब्द का अर्थ है, क्यूरस्क्यूरो और सफ्यूमेटो। पहले अर्थ क्या है? एक चित्र में छाया और प्रकाश। क्यूरस्क्यूरो और सफ्यूमेटो की खोज किए थे हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने फर्स्ट टाइम इनका खोज किए हैं, क्यूरस्क्यूरो और सफ्यूमेटो टेक्निक का। और ये होता क्या है? तो पेंटिंग्स में लाइट एंड शेड को कैप्चर करता है। डिफिनेशन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्यूरस्क्यूरो इटालियन शब्द है क्योंकि ये इटली में इसकी खोज हुई है। क्यूरो का अर्थ होता है लाइट और सेको का अर्थ होता है डार्क। क्यूरस्क्यूरो मीन्स लाइट एंड डार्क। इसकी खोज किए थे लियोनार्डो दा विंसी। क्यूरस्क्यूरो है, सेम क्वेश्चन, वो 2018 का था, ये 2020। चित्र में छाया व प्रकाश। एक वृद्ध पुरुष के एक वर्णीय रेखांकन व्यक्ति चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? जब हम एक किसी वृद्ध के स्केचिंग्स वगैरह बनाते हैं रेखांकन के थ्रू, तो उसमें किसकी कमी होती है? सो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्यूरस्क्यूरो की कमी होती है। कैसे होती है देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। एक वृद्ध पुरुष में एक वर्णीय रेखांकन व्यक्ति चित्र में क्यूरस्क्यूरो मतलब लाइट शेड की कमी होती है, क्योंकि क्यूरस्क्यूरो टेक्निक का प्रयोग सपाट सतह पर ऐसे चित्र को बनाने में किया जाता है जिससे कि चित्र त्रिआयामी 2D सरफेस में 3D इफेक्ट क्रिएट हो, उसे क्यूरस्क्यूरो टेक्निक कहते हैं। प्रकाश अंधेरा, लाइट डार्क, जिसमें क्यूरस्क्यूरो का अर्थ होता है चमकीला या स्पष्ट। स्कूरो मीन्स अंधेरा या स्पष्ट, अस्पष्ट। सैंग्विन क्या है? सैंग्विन रेखांकन हेतु लाल रंग की चौक है। सैंग्विन का फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट में यूज़ किया गया है। सैंग्विन का रेड कलर की चौक होती है। सैंग्विन का डिफिनेशन है, सैंग्विन प्राकृतिक लाल रंग की चौक है। इसमें हेमेटाइट के तत्व लाल गेरू के रूप में पाए जाते हैं। ये प्राचीन मिस्र एवं रोमन में वॉल पेंटिंग में ड्राइंग का माध्यम था। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर 15-16 शताब्दी के कलाकारों जैसे लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने इसे अंतिम भोज, जो इनकी पेंटिंग है लास्ट सपर के लिए अपने रेखा चित्रों में प्रयोग किए हैं। माइकल एंजेलो, राफेल या एंड्रिया देल सार्तो, इन लोगों ने भी इसका यूज़ किया है सैंग्विन का। पतीना क्या है? केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन आ भी चुका है, JRF का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2021 में PGT में आया हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
पतीना एक ऐसा शब्द है जो जंक की नीली हरी परत को संदर्भित करता है और सल्फर तथा ऑक्साइड यौगिकी के संपर्क में आने पर तांबे की तरह ही विकसित होता है। इससे रासायनिक प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन शब्द तब पैदा होता है जब धातु पर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्यूप्रिक और क्यूप्रिक सल्फाइड रूपांतरण फिल्मों विकसित होती है, जिससे इसकी सतह काली पड़ जाती है। इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या है इसके बारे में बताना है। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, धरातल पर सघन पारदर्शी रंगों का लगाना। इम्पेस्टो की खोज किए थे रॉबर्ट ब्रिट ने। देखिए, वैसे तो पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन इम्पेस्टो को 3D के दायरे में रखा गया है। लाइक कैनवस है, ये कैनवस है। सपोज कीजिए आपने स्पैचुला देखा होगा, नाइफ कुछ इस तरह से नाइफ होता है। नाइफ को लेकर थिक कलर्स अप्लाई करते हैं कैनवस पर, तो वो जो लेयर उभरा हुआ होता है उसे इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो का डिफिनेशन है, इम्पेस्टो एक प्रविधि है जिसके माध्यम से तेल रहित गाढ़े रंग को चौड़े ब्रश या पैलेट नाइफ या स्पैचुला से लगाया जाता है, अर्थात धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाया जाता है। सूखने पर इम्पेस्टो बनावट प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि पेंट कैनवस से बाहर आ रहा है। 3 डायमेंशनल सरफेस क्रिएट करता है, 3D इफेक्ट देता है। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है। 3 डायमेंशनल आभायुक्त चित्र इम्पेस्टो को ही कहते हैं। इम्पेस्टो पेंटिंग का एक प्रकार है जो कैनवस पर मोटे तौर पर उपयोग किया जाता है, जिससे चित्र त्रिआयामी आभायुक्त दिखाई देता है। सुमी ए क्या है? सुमी ए ये सिमेजुरी ई जापानीज स्याही चित्रण है। डिस्क्रिप्शन है, सुमी ई या सुमिजुरे ई भी कहा जाता है, एक प्रकार का जापानीज स्याही है, जापानी स्याही चित्रण है। सुमी स्याही एक विशेष प्रकार के पत्थर को पीसकर बनाई जाती है, फिर इससे ब्रश की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। 2000 वर्ष पूर्व जापान में ब्रश की सहायता से सुमी स्याही द्वारा जैन धर्म के चित्र बने थे।